वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन तक। आज हम लोग का टॉपिक है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। ये दो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट, शेड्यूल एंड लेक्चर 3 में प्रीएम्बल को बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग का टॉपिक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 में, एंड पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आज हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से एकदम डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1। पार्ट 1 इसमें कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है। तो ये क्या कहता है पार्ट 1? पार्ट 1 किसके बारे में बोलता है? द यूनियन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये पार्ट 1 में आता है। अब हम लोग आर्टिकल 1 का 1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 1 का 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट से क्या मतलब है कि सेंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा, पहला चीज़। सेकेंड बात ये है कि स्टेट कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम यूनियन। स्टेट जो है यूनियन से अलग नहीं हो सकता है। जैसे कि अमेरिका में पहले था कि वो लोग एक एग्रीमेंट के तहत 50 शुरू में कम था, बट अभी अप्रोक्स 50 स्टेट मिल करके यूनाइटेड ऑफ स्टेट बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं। वो लोग एग्रीमेंट के तहत ऐड हुए थे, जिसके वजह से वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप प्लस ये था कि वो लोग कभी भी यूएसए से अलग हो सकते थे। ऐसा शुरू में एग्रीमेंट के तहत वहाँ के सारे स्टेट मिल करके एक कंट्री बनाया। बट इंडिया में वैसा नहीं था। इंडिया में स्टार्टिंग से ही जो भी स्टेट इंडिया में ऐड हुए वो इंडिया से अलग नहीं हो सकते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग आज़ाद हुए सबको, जैसे कि एग्जाम्पल में हैदराबाद आज़ाद रहना चाहता था, वहाँ पर पुलिस ऑपरेशन करके इंडिया टेरिटरी में इंक्लूड किया गया। अगर ये ऑप्शन इंडिया में दिया जाता तो पता चलता कि अभी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज के साथ साथ 28 कंट्री है, और 8 और एक्स्ट्रा कंट्री हो जाएंगे। टोटल 36 कंट्री रहता है अभी इंडिया में, उससे भी ज़्यादा कंट्री हो सकता था। इसीलिए यहाँ पर इंडिया डेट इज़ भारत, और आर्टिकल 1 से जो इंडिया का है वो नाम भी क्लियर होता है कि इंडिया डेट इज़ भारत। मतलब जो इंडिया है वो भारत है, और जो भारत है वो इंडिया है। यहाँ पर दो नाम दिया गया है। इट मीन्स हमारे कंट्री का ऑफिशियल नेम इंडिया भी कह सकते हैं और भारत भी कह सकते हैं। इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं होगा। ठीक, तो आर्टिकल 1 का 1, आर्टिकल 1 का 1, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ? यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब हो गया कि सेंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, स्टेट कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम यूनियन। एंड थर्ड बात क्या है? इंडिया इज नॉट ऑफ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। इंडिया किसी भी एग्रीमेंट के तहत नहीं बना है, या इसका वो परिणाम नहीं है। यहाँ पर सारे स्टेट आ करके यूनियन बनाते हैं। इसीलिए समटाइम आप लोग अभी आगे पढ़िएगा कि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 में इंडिया में जो भी स्टेट मिले हैं उनको मिलने के तहत क्या क्या नाम मिलाने के लिए आर्टिकल 2 पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि कैसे सिक्किम को हम लोगों ने इंडिया में ऐड किया। इंडिया
इज नॉट a result of any agreement. आर्टिकल 1 का पार्ट 2, आर्टिकल 1 का पार्ट 2 कहता है कि जो भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इंडिया में है उसको हम लोग कहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे, फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी नाम दिख रहे होंगे वो सारे नाम स्पेसिफाइड होंगे, क्योंकि अब आर्टिकल में सारा नाम तो नहीं लिखा जा सकता था, तो उसके लिए अलग से शेड्यूल बना गया। तो फर्स्ट शेड्यूल में हम लोग टोटल नाम देखेंगे कि 28 स्टेट्स का क्या क्या नाम है और यूनियन टेरिटरीज का क्या क्या नाम है, वो सारा हमारे फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ रहेगा। इट मीन्स आर्टिकल 1 का पार्ट 2, इट इज़ ऑल अबाउट द स्टेट and the union territories there shall be specified in the first schedule. अब आर्टिकल 1 का आर्टिकल पार्ट 3 क्या कहता है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी, इंडिया का जो टेरिटरी है वो कहाँ तक रहेगा और क्या क्या है, तो जो भी स्टेट्स है वो, जो भी यूटीज़ है वो, या वैसा कोई भी जगह जिसको इंडिया ने एक्वायर किया हो। एक्वायर करने का 3 शर्तें हैं, कौन कौन, बाय वन जीत करके, बाय ट्रीटी किसी संधि के तहत, और बाय क्लेम क्लेम करके। जैसे कि आज हम लोग क्लेम करना स्टार्ट कर दें कि पाकिस्तान भारत का पार्ट है, एग्जांपल ले रहे हैं, बट ऐसा इंडिया नहीं करेगा, तो हम लोग उसको इंडियन का पार्ट मान लेंगे और जो भी न्यू मैप होगा वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेन काम उनका पहले है कि पीओके को इंडिया में शामिल करना। पीओके इंडिया का पार्ट है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पार्ट है, लेकिन अभी इंडिया के टेरिटरी में शामिल नहीं है। इसको अलग बात में कहें कि पीओके जो है वो उस पर अभी पाकिस्तान के द्वारा जो भी रूल होता है, लॉ होता है, वो वहाँ पर किया जाता है, बट उसे हमें जितना होगा जो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक। अभी हम लोग मैप में पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंडिया को शो करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा हक है बाय ट्रीटी पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट था। जब हम लोग 1947 15 अगस्त को आज़ाद हो रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट में अपने आप को आज़ाद रखना चाह रहा था, बट बाय पाकिस्तान वहाँ पर हमला कर दिया गया और वहाँ की जो भी जनता थी वो इंडिया के साथ मिलती थी। तो बाय ट्रीटी जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है, और हम लोग अपने नक्शा में या कहीं के भी नक्शा में, जो यूएसए के द्वारा भी नक्शा जारी किया जाता है या कहीं का भी नक्शा में, जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट दिखाया जाता है। वहाँ पर कब्जा किसी का भी रहे, बट वो पार्ट किसका रहेगा, इंडिया का रहेगा। उसी तरह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन, ये 2 जगह। तो आर्टिकल 1 का पार्ट 3, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी, किसको टेरिटरी ऑफ इंडिया कहेंगे, कंप्रोमाइज, फर्स्ट जो भी स्टेट्स और प्रोविंस है, उस टाइम कुछ प्रोविंस भी थी जो कि इंडिया में आकर के मिली थी, प्रोविंसेस। सेकेंड यूटीज़, टोटल 8 यूटीज़ जो है अभी, स्टेट्स कितने हैं 8, प्रोविंसेस कितने हैं, सॉरी स्टेट्स 28 है, यूटीज़ 8 है।
और एक्वायर स्टेट। एक्वायर स्टेट, एक्वायर स्टेट में क्या क्या आ जाएगा? बाय वन, अगर उसको हम लोगों ने जीता है तो। बाय ट्रीटी, और एक हो जाएगा बाय क्लेम। ये 3 तरीक़ा से एक्वायर स्टेट का होता है, और इसको हम लोग इंडिया का टेरिटरी मानेंगे, इंडिया का अभिन्न अंग मानेंगे। ये हो गया आर्टिकल 1। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है कि हम लोग किसी न्यू स्टेट को कैसे इंडिया में शामिल करेंगे, किसी न्यू राज्य को। तो उसका पावर कहाँ दिया गया है? बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ किसी भी स्टेट को इंडिया में शामिल कर सकता है, और उसके लिए जो भी कंडीशन है या लिमिटेशन लगा सकता है पार्लियामेंट बाय लॉ। तो आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो ये कैसे होगा? पार्लियामेंट बाय लॉ बना करके। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिक्किम। 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1974 में सिक्किम को पहले ऐड किया गया। नहीं, सबसे पहले आर्टिकल 2A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिसके तहत सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। उस टाइम सिक्किम स्टेट पर मोनार्की था। उसमें यह था कि वहाँ का जो भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, जो भी बॉर्डर का डिस्प्यूट है या फिर बॉर्डर एरिया का है, सैनिक इट मीन्स आर्मी, वो सब इंडियंस संभालेगा। इसके साथ उसे एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1975 में सिक्किम को फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। वहाँ पर एक रेफरेंडम करवाया गया, जिसमें 97.5% पीपल ने कहा कि हमें इंडिया के साथ मिल जाना है। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम को इंडिया में पूरी तरह से ऐड कर लिया गया, और साथ में 2A जो 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत बनाया गया था, उसको रिमूव कर दिया गया। इस बात को शॉर्ट में लिख लेते हैं। वह 35 CAA 1974 सिक्किम was added as associate state। यहाँ पर आर्टिकल 2A ऐड किया गया, क्योंकि हमारे आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एसोसिएट स्टेट का कोई भी बात नहीं कहा गया था। इस वजह से पहले आर्टिकल 2A में एसोसिएट स्टेट के बारे में लिखा, उसके बाद सिक्किम को एज ए एसोसिएट स्टेट ऐड किया गया। उसके बाद बाय 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 सिक्किम वाज एडेड एज फुल स्टेट, और साथ में 2A वाज रिमूव्ड। 2A को रिमूव कर दिया गया और सिक्किम को एज ए फुल स्टेट ऐड कर लिया गया। यह था आर्टिकल 2 के बारे में और 35 एंड 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 प्रीएम्बल बाय लॉ, मतलब कि पार्लियामेंट बाय लॉ किसी भी स्टेट का शेप एंड साइज चेंज कर सकती है या उसका नाम चेंज कर सकती है। इट मीन्स इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। वो किसी भी स्टेट का एरिया को इंक्रीज कर सकती है
डिसमिस द एरिया ऑफ एनी स्टेट, सॉरी डिमिनिश मतलब कम कर सकती है। अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट, किसी एक स्टेट का बाउंड्री को चेंज कर सकती है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। और ये कैसे किया जाएगा, इसके लिए 5th बिल लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, और उस बिल में बताया गया कि कैसे किसी भी स्टेट का नाम को चेंज किया जा सकता है, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कैसे किया जा सकता है। तो जब 5th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें बताया गया कि सबसे पहले परमिशन लेंगे किससे, प्रेसिडेंट से। फिर स्टेट से परमिशन लेने के बाद हम लोग नोटिस भेजेंगे स्टेट को सिर्फ सुझाव के लिए, और जो भी वहाँ सुझाव आएगा उस स्टेट से उसके लिए पार्लियामेंट बाद नहीं रहेगा उस सुझाव को माने या नहीं माने। उसके बाद परमिशन मिल गया प्रेसिडेंट से, उसके बाद उस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर किसी एक जगह से जब पास हो गया तो उसको सपोज अगर पहले हम लोग लोकसभा में लेके गए और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाएंगे, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया। जब दोनों जगह सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया तो उसके बाद उस पर प्रेसिडेंट का साइन होगा और वो बिल जो है वो बिल फिर एक एक्ट बन जाएगा। तो आर्टिकल 3 अब हम लोग लिख लेते हैं। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट में बाय लॉ क्या कर सकता है, पहला फॉर्म अ न्यू स्टेट, एक न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकता है। वो किसी न्यू स्टेट को कैसे फॉर्म कर सकता है, वो ऐसे कर सकता है, या फिर किसी दो स्टेट को एक साथ मर्ज कर दे वैसे कर सकता है न्यू स्टेट को फॉर्म, और किसी एक ही स्टेट में का दो पार्ट कर दे ऐसे कर सकता है। इट मीन सिंपल स्टेट कैन बी मर्ज एंड डिवाइड करके पार्लियामेंट एक न्यू स्टेट का फॉर्म कर सकती है। और क्या कर सकती है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। सी डिमिनिश, इट मीन छोटा, और किसी एक स्टेट का एरिया बढ़ा रही है इट मीन्स दूसरे स्टेट का एरिया छोटा ही होगा अगर अभी जो परिस्थिति उसके अनुसार, या पता चला कि हम लोगों ने कोई पार्ट चाइना का कब्जा करके उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा एरिया बढ़ा दिया है तो उस टाइम भी उस स्टेट का एरिया इंक्रीज हो गया। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, alter the boundary of any state, alter the name of any state। इसका प्रोसेस आप लोग को मैंने बता दिया है। किस प्रोसेस से, पहले परमिशन लिया जाएगा प्रेसिडेंट से, सिर्फ ये आर्टिकल 3 में ऐसा है कि परमिशन लिया जाएगा आर्टिकल 3 के लिए एक, उसके बाद परमिशन एक इसमें और एक मनी बिल में भी पहले परमिशन लिया जाता है प्रेसिडेंट से, उसके बाद उसको सर्टिफाइड करते हैं बाय स्पीकर उस केस में भी और इस केस में भी। तो पहले परमिशन, उसके बाद परमिशन मिलने के बाद हम लोग उस बिल को किसी एक हाउस में पेश करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा में, वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब प्रेजेंट जो भी वहाँ पर है बाय 2+1
से उसको वोट मिल जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग लेकिन सुझाव के लिए स्टेट के पास भी भेजेंगे कि हम लोग इसका नाम चेंज कर रहे हैं। अगर नाम चेंज कर रहे हैं तो जो स्टेट से सुझाव रिटर्न में आएगा उसको हम लोग मानने के लिए, मतलब कि पार्लियामेंट मानने के लिए बात नहीं रहेगा। अब आर्टिकल 4 देखते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो भी हम लोग इस चीज़ के लिए अमेंडमेंट कर रहे होंगे, इट मीन्स किसी एक स्टेट का नाम चेंज कर दिए या कोई एक न्यू स्टेट बना दिए, जैसे कि बिहार से झारखंड को अलग किया गया था 2000 में, 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ उसका, तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं मानेंगे, ऐसा आर्टिकल कहता है। उसको हम लोग अमेंडमेंट में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो रहा है, ऐसा आर्टिकल 4 कहता है। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है नो सच लॉ as aforesaid shall be deemed to be amendment of the Constitution for the purpose of Article 368। जो भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होता है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है, ठीक। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, ये इंडिया में चेंज किया जा रहा है नाम। अगर किसी स्टेट का नाम चेंज होता है तो वो भी शेड्यूल 1 में उसका नाम चेंज किया जाता है, लेकिन उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं मानेंगे। और आर्टिकल 3 में एक बात और है कि हम लोग इंडिया के टेरिटरी को फॉरेन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग आर्टिकल 3। तो यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए। नोट किसके लिए? आर्टिकल 3 के लिए। Any Indian territory cannot be transferred to foreign by using आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 को यूज करके कोई भी इंडियन टेरिटरी हम लोग नहीं, मतलब कि दे सकते हैं किसी को। अब एक यहाँ पर बात था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, इसको हम लोग किसी और दिन देख लेंगे। उसमें कौन कौन सा कमेटी बना और कैसे कैसे अभी न्यू जो 28 स्टेट है वो कैसे किए हैं, ठीक। अब हम लोग पार्ट 2 आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 देख लेते हैं कि इंडिया का सिटीजनशिप कौन कौन होगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंडिया में फेडरल सेटअप होने के बावजूद डुअल सिटीजनशिप नहीं अपनाया गया। हम लोगों ने कैनेडियन मॉडल अपनाते हुए सिंगल सिटीजनशिप अपनाया। नहीं तो पता चलता है कि बिहार वाले कहते हैं कि हम बिहारी हैं, अभी भी कहते ही हैं, और वो लोग अगर उसको बिहार का सिटीजनशिप भी मिल जाता तो वो अपने आप को इंडियन कहने की जगह बिहारी कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। या यूपी वाले या कहीं के भी स्टेट, वो अपने स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसी वजह से इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप अपनाया, ना कि डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप का एग्जांपल यूएसए है। यूएसए में
वहाँ के स्टेट, जैसे अगर न्यूयॉर्क या वाशिंगटन या कोई भी स्टेट है तो उसका एक अलग से सिटीजनशिप कार्ड बनता है, और यूएसए का अलग से सिटीजनशिप बनता है। क्यों? क्योंकि वो लोग एग्रीमेंट के तहत मिले थे और हम लोग किसी एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। तो अब जो हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे 5 से लेकर 11 तक, उसमें से 5, 6, 7, 8 आर्टिकल ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 को नागरिक कौन कौन बनाया गया, और आर्टिकल 11 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो लोग उसके आगे का निर्धारण कर सकते हैं कि यहाँ पर नागरिकता कैसे मिलेगा इंडिया में और कैसे छोड़ा जा सकता है। इसके लिए सिटीजनशिप एक्ट आया 1995 में कि किस तरह से इंडिया में इंडिया का नागरिकता या फिर सिटीजनशिप मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कुछ बात पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल 5 to 11 तक इंडिया में कैसा है, सिंगल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप फेडरल सिस्टम का नियम कहता है कि डुअल सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं है। डुअल सिटीजनशिप का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? यूएसए है। ठीक, अब इंडिया में अगर कोई इंडिया के सिटीजन है, नॉन सिटीजन, उसको क्या क्या राइट मिले हुए, वो तो नॉन सिटीजन। तो यहाँ इनको सारे तरह के राइट दिए गए हैं, सारे फंडामेंटल राइट भी दिए गए हैं इंडियन सिटीजन को, ऑल सिविल राइट। अगर कोई लीगल रूप से नॉन सिटीजन, मतलब कि कोई लीगल रूप से इंडिया में आया है, तो उसको भी राइट मिले हुए हैं, बट लिमिटेड में लीगल। तो राइट उसके पास भी है, लेकिन थोड़े से कम है जो कि सिटीजन के पास है। और इलीगल एंड एक है रिफ्यूजी, इन दोनों के भी थोड़े थोड़े राइट है। एक होते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वैसे पर्सन जो कभी ना कभी इंडिया में रहते थे लेकिन अब वो इंडिया छोड़ करके कहीं बाहर रहते हैं। और एक है एंग्लो इंडियन टर्म, वैसे यूरोपियन, इट मीन्स पिता ने आकर के इंडिया में किसी महिला से शादी किया, माता इंडियन हो, उसको हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। वो अभी अप्रोक्स 250 नंबर में इंडिया में बचे हुए हैं। तो 5 से लेकर 11 तक में 5, 6, 7 और 8 ये क्या बताता है कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को सिटीजनशिप किसको किसको मिला। और आर्टिकल 11 ये बताता है कि अब कौन सिटीजनशिप का निर्धारण करेगा? पार्लियामेंट। बाय लॉ, वो लॉ बना करके सिटीजनशिप का निर्धारण कर सकती है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? सिटीजनशिप एक्ट 1995, इसमें कहा गया है कि हाउ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी गेन और अर्न, और कैसे छोड़ सकते हैं, नागरिकता को कैसे मिलेगा और छोड़ना कैसे है। नागरिकता कैसे मिलेगा प्लस छोड़ना कैसे है, या किसी का कैसे नागरिकता छीना जा सकता है।
अब हम लोग आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक पहले देख लेते हैं। आर्टिकल 5 से 8 तक। छब्बीस नवंबर 1949 को ही ये लागू हो गया था। कब हो गया था लागू? 26 नवंबर 1949। ओके, अब आर्टिकल 5 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 5 ये बताता है कि इंडिया का सिटीजन कौन हो सकता है। ठीक, सिटीजनशिप एट द कॉमन, जिस दिन आर्टिकल 5 लागू हुआ उस दिन से, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस दिन, उस टाइम कौन कौन इंडिया का सिटीजन हो सकता है। एवरी पर्सन जो इंडिया में रहता हो, कोई भी पर्सन जो इंडिया में रहता हो, या वो इंडिया में पैदा हुआ हो, या इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या उसके माता पिता इंडियन, माता या पिता में से कोई एक इंडियन हो, और ये कंडीशन है कि वो इंडिया में जन्म लिया हो, वाज बॉर्न इन इंडिया। सेकेंड, उसके माता पिता दोनों में से कोई एक इंडिया का निवासी हो या इंडिया में बॉर्न लिया हो। ठीक, थर्ड, अगर कोई विदेशी भी है, अगर वो 5 साल से इंडिया में रह रहा है, रिसाइड इन इंडिया फॉर 5 ईयर बिफोर कमिसमेंट, जिस दिन सिटीजनशिप लागू हुआ उस दिन से 5 साल के पहले तक इंडिया में रह रहा हो, वो सबको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। ठीक, सिटीजनशिप एट द कमिसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस दिन तक कौन कौन सिटीजन माना जाएगा। एवरी पर्सन डोमिसाइल, जो कि निवासी हो इन इंडिया, हु, और उसके पास क्या हो, वाज बॉर्न इन इंडिया, वो इंडिया में जन्म लिया हो। बी, either parent was born in India. C, reside in India for 5 years before commencement। 26 नवंबर 1949 के पहले अगर वो 5 साल इंडिया में रहे होंगे तो उसे सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। shall be a citizen of India। अब आर्टिकल 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 6 में वैसे भी कुछ लोग होंगे जो इंडिया को छोड़ करके पाकिस्तान चल गए होंगे और फिर पाकिस्तान से इंडिया में आए होंगे। तो आर्टिकल 6 में बताता है कि वैसे पर्सन जो माइग्रेट हुए पाकिस्तान से, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया में आए। तो उसके लिए क्या क्या नियम था? पहला नियम ये था कि वो खुद इंडिया में जन्म लिया हो, या उसके पेरेंट इंडिया में जन्म लिए हो, या उसके ग्रैंड पेरेंट इंडिया में जन्म लिए हो, या फिर 19 जुलाई 1948 के पहले वो इंडिया में आ गए हो और यहाँ निवास करते हो, या फिर 19
जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आए हो और एक रजिस्टर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें रजिस्टर्ड हो, तो भी वो सिटीज़न माने जाएंगे इंडिया के। ठीक, इसमें 3 चीज़ था। वो पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया में आए होंगे उसके लिए क्या क्या, पहला और 2 में से सेकेंड और थर्ड में से कोई एक, कि वो खुद सेल्फ या उसके पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट इंडिया में जन्म लिए हो, फर्स्ट थिंग। एंड इसके साथ साथ किया कि वो 19 जुलाई 1948 के पहले से इंडिया में आकर के निवास करने लगे हो। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से इंडिया में आते हैं तो वो एक रजिस्टर्ड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल जाएगा। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है? राइट ऑफ सिटीजनशिप of person migrated from Pakistan. A first thing, self parent या फिर ग्रैंड पेरेंट बोर्न इन इंडिया। इसके साथ साथ एंड क्या क्या कंडीशन है? माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948 and ordinary residence since India in India. Since माइग्रेशन के बाद वो आम नागरिक की तरह इंडिया में है। और ये तो हो गया। इसके बाद बी और सी में से कोई एक, माइग्रेटेड आफ्टर 19 जुलाई 1948 and registered by Government of India. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत वो रजिस्टर्ड, एक रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है? अब पाकिस्तान माइग्रेट्स के बारे में ये भी कहता है, लेकिन कुछ पर्सन माइग्रेट टू पाकिस्तान आफ्टर वन। यहाँ पर बात करता है कि वैसे नागरिक के बारे में जो पहले तो पाकिस्तान चल गए, उसके बाद अब फिर इंडिया में आना चाहते हैं। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, वैसे नागरिक के बारे में जो कि पाकिस्तान में माइग्रेट हो गए। पर्सन माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद जो भी नागरिक इंडिया से पाकिस्तान चले गए वो लोग सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होंगे, एक्सेप्ट दोज, वैसे लोग जो कि फिर से रिटर्न हो गए और उनको एक परमिट मिला, रीसेटलमेंट परमिट इशूज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम एक परमिट दिया गया था, अगर वो परमिट उसे दिया गया है तो उसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल 7 के बारे में क्या कहा गया कि जो पाकिस्तान चले गए उस 1 मार्च 1947 के बाद उसका सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगा।
उसमें भी कुछ एक्सेप्शन क्या गया, अगर वो वापस आए और उसको रीसेटलमेंट परमिट मिल गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उसके पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रहेगा। उसी तरह पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में आर्टिकल 8 में कहा है। उसमें क्या कहा गया है, कोई भी पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन है और वो इंडियन डिप्लोमेटिक में रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंट्री को, तो उसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिलेगा। आर्टिकल 9 कहता है अगर कोई भी सिटीजन इंडिया का अगर वो किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो उसके पास इंडिया का सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। ए पर्सन हु वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट कैन नॉट बी अ इंडियन सिटीजन। और आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूअस ऑफ सिटीजनशिप राइट, जो भी पर्सन के पास इंडिया का सिटीजनशिप है अब वो कौन तय करेगा, पार्लियामेंट तय करेगा। ऑल पर्सन हु आर ऑर्डर्ड टू बी सिटीजन अंडर प्रीवियस प्रोविजन शैल बी कंटिन्यू एज सिटीजन सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है और उसके तहत अगर उसका सिटीजनशिप चल भी जाता है तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगी वो डिसीजन फाइनल होगा। और आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर बनाता है कि वो सिटीजनशिप किसको देना चाहती है और किसको देना नहीं चाहती है, उस पर वो अपना न्यू नियम बना सकता है। अभी तक ने हमने जो आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा कि कैसे जिस टाइम हम लोग आज़ाद हुए, अप्रॉक्स मान लीजिए कि अगर हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे तो हम लोगों ने 26 जनवरी 1940 तक 26 जनवरी 1950 तक का यहाँ पर जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस दिन तक के लिए कुछ नियम लिख दिया कि तब तक के लिए कैसे और कौन कौन इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। लेकिन उसके बाद आर्टिकल 9 में कौन इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा उसके बारे में कहा गया। आर्टिकल 10 में कहा गया सिटीजनशिप कैसे कंटिन्यू रहेगा, सिटीजनशिप राइट ये पार्लियामेंट लॉ बना करके तय करेगी। और आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया कि वो अपना सिटीजनशिप एक्ट ला सकती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं आर्टिकल 6 हो गया, आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या है, राइट ऑफ सिटीजन तो यहाँ पर मैंने सेम उसी बातों को लिख दिया गया है। आर्टिकल 7 राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट हु वेंट टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चल गए कब 1 मार्च 1947 के पहले वो पाकिस्तान चल गए और उसके बाद अगर वो इंडिया आना चाहते हैं तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे। एब्सेक्ट 2 इसमें कुछ एब्सेक्शन है, एक ही एब्सेक्शन है कि वो रीसेटलमेंट परमिट उनको मिल गया हो। ठीक। आर्टिकल 8 इंडिया ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि फ़ॉरेन में रहते हो, वैसे व्यक्ति इंडिया का जो फ़ॉरेन में रहते हो उसको तभी इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा अगर वो इंडियन डिप्लोमेट के पास अपना नाम रजिस्टर करवाए होंगे। आर्टिकल 9 अगर किसी व्यक्ति ने फॉरेन का सिटीजनशिप ले लिया गया होगा तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 सबका सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगा अनटिल और अनलेस अगर पार्लियामेंट बाय लॉ कोई ऐसा लॉ ना बनाते जिससे कि उसका सिटीजनशिप जा सकता है। ऑल पर्सन हु गेट टू बी सिटीजन अंडर प्रीवियस प्रोविजन, जो भी प्रीवियस प्रोविजन आर्टिकल 6, 7, 8, 5 के तहत उसको नागरिकता मिली,
अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ, बाकी सारा काम वो पार्लियामेंट पर छोड़ देती है, सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। और आर्टिकल 11 ये पावर देता है पार्लियामेंट को सिटीजनशिप के खिलाफ, किस चीज़ के लिए, टर्मिनेशन, एक्विजिशन और कोई भी मैटर ऑफ सिटीजनशिप, कोई भी मैटर सिटीजनशिप हो उसका पावर अब पार्लियामेंट देता है। इसी के तहत हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सिटीजनशिप एक्ट 1955 देखेंगे और आगे का आर्टिकल फंडामेंटल राइट, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।